नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं कपिल सोनी हमेशा के लिए आपके लिए लेकर आया हूँ कला और संस्कृति की एमसीक्यू। और इस एमसीक्यू के अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेपर नंबर 9 है हमारा, वीडियो नंबर 9 चल रहा है। और वीडियो नंबर इस 9 के अंदर आज हम लेके आए हैं एक अलग फॉर्मेट। हम AARO की सीरीज़ लेके आए हैं, AARO की सीरीज़ लेके आए हैं, असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर की। और इस सीरीज़ के अंदर जितने भी AARO के पेपर और ARO के पेपर जो हुए हैं, ARO और AARO दोनों के जो पेपर्स हुए हैं उनके अंदर जितने भी जीके का फॉर्मेट है, उस जीके के फॉर्मेट से मैं निकाल के लाया हूँ आपके लिए कला और संस्कृति के प्रश्न। तो कला और संस्कृति के जितने प्रश्न इसमें आए हैं AARO में और ARO में, दोनों के लिए, तो जितने भी एग्रीकल्चर लाइन से जुड़े हुए बच्चे हैं वो इस पेपर को तो ज़रूर देखें। और इसके अलावा अदर टीचिंग की या CET की, रीट की अन्य तैयारी करने वाले बच्चे वो भी इसको देखें, क्योंकि कला और संस्कृति के प्रश्न सबके लिए ही सेम रहने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे और बात करते हैं इस पेपर के बारे में। अगर इस पेपर के बारे में हम बात करें AARO, इसके कई पेपर हुए हैं, 4 पेपर हुए इसके। 4 पेपर में से एक पेपर मैं आपके लिए उठा के लेकर आया हूँ, जो है जीके एंड एग्रोनॉमी का पेपर। तो जीके एंड एग्रोनॉमी का जो पेपर हुआ है AARO का, इसके अंदर इसका आयोजन हुआ था 27 अगस्त 2022 को। इसमें कुल 150 प्रश्न थे, जिसमें से कला और संस्कृति के 10 प्रश्न पूछे गए हैं। लगभग जो रेशो रहता है 150 अगर प्रश्न आते हैं तो लगभग 10 एक प्रश्नों का रेशो रहता है, 9-10 प्रश्नों का, 11 प्रश्नों का। और इससे कम हो 120 के आसपास हो तो 8 प्रश्नों का, उससे कम प्रश्न हो 100 के आसपास हो तो भी 7-8 प्रश्नों का ये रेशो इसमें रहता है। तो चलिए देखते हैं कि AARO के जीके एंड एग्रोनॉमी के पेपर में कला और संस्कृति के किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे गए हैं, उन पर चर्चा करते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है कि तेजा जी और रिक्त स्थान के देवता के रूप में पूजा जाता है। यानी तेजा जी को किस प्रकार के देवता के रूप में पूजा जाता है। इंग्लिश का फॉर्मेट भी साथ साथ चल रहे हैं, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी इन प्रश्नों को पढ़ सकते हैं कि तेजा जी इज वर्शिप्ड एज गॉड ऑफ काउज, शिप्स, हॉर्सेज एंड कैमल्स, किससे रिलेटेड है। तो आपको याद रखना, तेजा जी जो है इनको हम लोग गोरक्षक देवता बोलते हैं। तेजा जी जो है इनको हम गोरक्षक देवता बोलते हैं, गोरक्षक देवता बोलते हैं। इनको सर्परक्षक देवता भी कहा जाता है, सर्परक्षक देवता भी कहा जाता है। तो इसका उत्तर जो बनेगा कि ये गायों के मुख्य रूप में, गायों के देवता के रूप में मुख्य रूप से पूजा जाता है। ऊंटों के देवता के रूप में देखा जाए तो ऊंटों के देवता के रूप में जो पूजे जाते हैं वो कौन है, पाबू जी हैं, ऊंटों के देवता। घोड़े जो है ना ये लगभग सबके अंदर ही पाए जाते हैं। फिर भी आलम जी जो है, आलम जी का धोरा है एक, आलम जी का धोरा, वो घोड़ों के तीर्थ स्थान के रूप में जाना जाता है। वहाँ पर आपको याद रखना है घोड़े हैं, आलम जी का धोरा जो है वहाँ पर आलम जी के धोरों पर मेला लगता है घोड़ों से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, गौरक्षक और सर्वरक्षक के रूप में आए तब आपका उत्तर क्या होगा, तेजा जी होगा। हालांकि गोगा जी चौहान जो हैं, गोगा जी को भी हम सर्वरक्षक और गौरक्षक बोलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इनको भी सर्वरक्षक के देवता में तो पूजा ही जाता है। कई स्थानों पर इनको भी गौरक्षक कहा गया है। फिर भी एक पेपर आया था 2012 का, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का, उसमें ये प्रश्न आया था कि सर्वरक्षक और गौरक्षक देवता कौन से हैं। वहाँ ऑप्शन के अंदर मित्रों दोनों ही थे, तेजा जी भी ऑप्शन में थे और गोगा जी भी। तो जो सही उत्तर माना गया था उस समय वो तेजा जी उत्तर माना गया था। तो आपको याद रखना है कि ये दोनों एक साथ आए कि गौरक्षक सर्वरक्षक, तब भी आपको उत्तर क्या करना है, तेजा जी करना है। और हालांकि तेजा जी ऑप्शन में नहीं हो तो आप गोगा जी को भी सर्वरक्षक और गोरक्षक के रूप में आप पूछ सकते हैं, ये वहां पर भी ऑप्शन आपको मिल सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है किस शैली में चमकीले पीले रंग और लाख के लाल रंग की प्रधानता देखी जाती है। देखिए अलग अलग शैली में अलग अलग रंगों की प्रधानता देखी जाती है। तो इसका जो सही उत्तर है उस पर अपन चर्चा करेंगे। देखिए मारवाड़ शैली है ना, इसके अंदर आपको याद रखना मुख्य रूप से पीला रंग होता है और पीले के साथ इसमें मुख्य रूप से लाल रंग होता है। किशनगढ़ शैली की हम बात कर लें तो इसमें मुख्य रूप से जो आपको याद करना है किशनगढ़ शैली में कि एक तो गुलाबी रंग होता है और एक इसमें याद रखेंगे श्वेत रंग होता है, सफ़ेद मुख्य रूप से। तो पीला और लाल आ जाए, मारवाड़ शैली है, और किशनगढ़ शैली है तो गुलाबी और श्वेत है। मेवाड़ शैली में मूल रंग, प्रधान रंग जो है वो लाल है, केवल लाल है, परंतु वो लाख का लाल रंग नहीं है।
और हाड़ौती शैली में इसकी अगर हम बात करें तो इसमें तो कई रंग हैं, जैसे इसमें नीला रंग भी है, हरा रंग भी है, कहीं कहीं लाल रंग की प्रधानता भी है। तो ये बूंदी कोटा शैली में दोनों तीनों रंगों का मिश्रण देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बूंदी शैली के अंदर, बूंदी शैली में मुख्य रूप से, बूंदी शैली में मुख्य रूप से जो रंग मिलता है वो आपको याद करना है मित्रों, नारंगी मिलता है, नारंगी रंग। ठीक है, तो नीला हरा लाल हाड़ौती शैली में तो कोटा बूंदी में तो दोनों ही है, पर अकेले बूंदी शैली की बात करें तो मुख्य रंग, प्रधान रंग आप कौन सा बताएंगे? नारंगी। तो अब देखिएगा मारवाड़ शैली में रंग कौन सा आ जाएगा? पीला और लाल रंग। किशनगढ़ शैली में गुलाबी और श्वेत है। मेवाड़ शैली का लाल है। हाड़ौती शैली का नीला हरा लाल है, परंतु बूंदी शैली में स्पेशल नारंगी कलर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर जो बनेगा पीले और लाख के लाल रंग का प्रधानता, तो वो आपको दिखाई देगी मारवाड़ शैली के अंदर, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्योंकि जैसा जितना पूछा गया है उसी पे अपनी चर्चा करेंगे। बहुत सारे पेपर, बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारी वीडियोस हम लोगों ने देखनी है, और इन वीडियोस के क्रम में कोई ना कोई प्रश्न इस प्रकार का आ जाएगा कि आपका उससे रिलेटेड जो बाकी जो ऑप्शंस हैं, बाकी जो बातें हैं, वो सारी आपकी वहाँ पे कवर हो जाएंगी। इसके अंदर देखिएगा अगला प्रश्न है, मेवात क्षेत्र के प्रमुख संत कौन से हैं? मेवात क्षेत्र में है हरिदास जी, सुंदरदास, लालदास और नागरीदास। इन चार की हमको बात करनी है। तो आपको याद रखना है कि हरिदास जी जो है इनका संबंध तो कापड़ोद से रहा है, कापड़ोद। और कापड़ोद जो है वो पड़ता कहाँ पर है? वो पड़ता है डीडवाना में, डीडवाना कुचामन जिले में, डीडवाना में। ठीक है। सुंदरदास जी जो है ये इनका संबंध अगर आप देखेंगे तो दौसा से है, दौसा से। लालदास जी का जो संबंध है वो आपको ध्यान रखना है कि इनका जन्म जो हुआ था, जन्म तो हुआ था धौली धूव गांव, धौली धूव जो कहाँ पर पड़ता है? अलवर में जन्म। जबकि इस इन्होंने संप्रदाय चलाया लालदासी, उसकी पीठ जो पड़ती है वो नगला जहाज में है, और नगला जहाज कहाँ पर है? भरतपुर में है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र में मेवात क्षेत्र है, तो लालदास जी आ रहे हैं। नागरीदास का जो संबंध रहा है वो किशनगढ़ से रहा है। किशनगढ़ के शासक थे सावंत सिंह, और वो सावंत सिंह ही बाद में जब वल्लभ संप्रदाय स्वीकार कर लेते हैं, वल्लभ संप्रदाय स्वीकार कर लेते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? नागरीदास। तो इस तरीके से नागरीदास का संबंध तो किशनगढ़ शैली से रहा, लालदास का संबंध धौली धूव और नगला जहाज अलवर भटपुर से, सुंदरदास जी का संबंध रहा है दौसा से, और हरिदास जी का कापड़ोद डीडवाना से। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा वो लालदास जी बनेगा, क्योंकि लालदास जी जो है वो मेवात क्षेत्र के प्रमुख संत है। मेवात क्षेत्र के अन्य संतों में अगर बात करें हम, अगर आपको कोई पूछे कि मेवात क्षेत्र के अन्य संत आप बताइए, तो मेवात क्षेत्र के अन्य संतों में आप एक नाम तो याद रखना, चरणदास जी, जिनका संबंध आप देहरा गांव से बताएंगे, अलवर से। इसके अलावा इनकी दो बहनें हैं जो शिष्या के रूप में है, एक का नाम आप बताएंगे सहजोबाई और एक का नाम आएगा दयाबाई। तो ये सहजोबाई और दयाबाई जो है इनका संबंध भी आप अलवर से बताएंगे, मेवात क्षेत्र से बताएंगे। तो मेवात क्षेत्र से रिलेटेड आ जाए तो आप इतनी बातें आप इसमें याद रख लीजिएगा। चलें आगे। अगला प्रश्न है, रणमल छंद के रचयिता कौन है? नरपति नालय, श्रीधर व्यास, पद्मनाभ, सुंदरदास। देखिए नरपति नालय जो है इनका सबसे प्रमुख जो ग्रंथ आप पढ़ते हैं नरपति नालय का, वो तो आप पढ़ते हैं बीसल देव रासो, बीसल देव रासो। श्रीधर व्यास जो है इनका यही ग्रंथ है रणमल छंद, तो उत्तर इसका यही है श्रीधर व्यास। पद्मनाभ जो है ये वो है जिनमें आपने सुना होगा कानड़ दे प्रबंध, कानड़ दे प्रबंध। एक इनका ग्रंथ और है बीरम देव सोनगरा रिबात या बाता, वीरमदेव सोनगरा रिबात या वीरमदेव सोनगरा रिबाता। पद्मनाभ का है कानड़ दे प्रबंध, आपको याद रखना है पद्मनाभ का है। सुंदरदास जी तो वो हैं जो दादू पंत के शिष्य हैं, दादू पंत के शिष्य थे सुंदरदास जी। और सुंदरदास जी के ग्रंथों में आप पढ़ेंगे तो जैसे सुंदर विलास, सुंदर सार, सुंदर सागर,
इसके अलावा सुंदरदास जी के ग्रंथ और हैं, जैसे ज्ञान समुद्र, ऐसे करके। तो इनको आप याद रखेंगे सबको। और ये ग्रंथ है सुंदरदास जी से रिलेटेड है। इसमें शायद एक PDF भी डाली गई है, वो आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बड़े अच्छे से इसको बनाया गया है। ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्लियर हो सकते हैं। जैसे आपको पूछा जाए कि रणमल छंद, तो श्रीधर व्यास का है, 70 छंद का वीर काव्य है। 70 छंद का ये वीर काव्य है रणमल छंद, ठीक है। ईडर के राठौड़ शासक है रणमल, और पाटन के सूबेदार मुजफ्फर शाह के बीच युद्ध हुआ। उस युद्ध का वर्णन जो है वो इस ग्रंथ में मिलता है रणमल छंद में, जिसमें कितने छंद हैं, क्योंकि छंद है तो छंदों की संख्या आपसे पूछा जाए तो कितनी है, 70। और राइटर कौन है, श्रीधर व्यास, जो कि रणमल जो है, रणमल जी, इसी रणमल जी के ही ये दरबारी कवि हैं। और इनकी अन्य रचनाएं देखिए, सप्तशतीरा छंद, कवित भागवत और पार्श्वनाथ चरित, ये श्रीधर व्यास के लिखी हुई अन्य रचनाएं हैं, ये आपको याद रखनी है। इसके बाद में ऑप्शन हमारा नरपति नाला भी था उसके अंदर, उसमें ऑप्शन जो था वो नरपति नाला भी था। तो नरपति नाला की बात करें तो अभी मैंने बताया बीसल देव रासो है। बीसल देव रासो में क्या है कि सांबर के चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ, जिनको हम बीसल देव भी बोलते हैं, विग्रहराज चतुर्थ को ही हम क्या बोलते हैं, बीसल देव बोलते हैं, बीसल देव। और मालवा के भोज परमार की पुत्री थी राजमती, इनकी प्रेम कथा का वर्णन है। और यह एक श्रृंगार रस प्रधान काव्य है। देखिए, रासो ग्रंथ मोस्टली वीर काव्य होता है, पर यह अपवाद है कि ये रासो ग्रंथ होने के बावजूद भी आप ध्यान रखेंगे श्रृंगार रस प्रधान काव्य है। एक खास बात इसकी ओर है कि यह पहला ग्रंथ है जिसमें 12 मासा का वर्णन मिलता है, 12 मासा का। तो 12 महीनों का विशुद्ध वर्णन है। 12 महीनों की जो वियोग कथा है, जो वियोग कथा है, राजमती के वियोग का जो वर्णन है वो इसके अंदर है, 12 मासा का वर्णन मिलता है। पद्मनाभ की हम बात करें तो उनका ग्रंथ हो गया विरमदेव सोनगरारी बात, कानड़देव प्रबंध। और सुंदरदास जी की बात करें तो सुंदर विलास, सुंदर सागर, ज्ञान समुद्र, ज्ञान सवैया, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली, ये दादू पंत के ये शिष्य थे, दौसा के रहने वाले, खंडेलवाल परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो देखते हैं आगे अगला प्रश्न, ये आपका क्लियर हो गया है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि पाबू जी के भोपों का वाद्य यंत्र कौन सा है। तो देखिए, पाबू जी के भोपों की बात करें तो पाबू जी के भोपों के पास वाद्य यंत्र कौन सा है, रावणत्था है। पाबू जी के भोपों के पास रावणत्था वाद्य यंत्र है, जो एक तत्वाद्य यंत्र होता है। कैसा वाद्य यंत्र होता है, ये तत्वाद्य यंत्र होता है। खड़ताल जो है, खड़ताल, एक देखिए, एक तो होता है खड़ताल, एक होता है खड़ताल। मैं थोड़ा अंतर कर देता हूँ। एक तो है खड़ताल, इसको करताल भी बोलते हैं, या आप इसको कठताल बोल सकते हैं। तो ये तो वो वाद्य यंत्र है जो मीराबाई के हाथ में अपन देखते हैं। मीराबाई के हाथ में वो एक या अंगूठे में डाला जाता है, अंदर उसके छोटे छोटे मंजीरे लगे होते हैं, और एक लकड़ी का पात्र उंगलियों में डाला जाता है। तो इनको आपस में टकराने से ध्वनि उत्पन्न होती है, छनछनाहट बनी ध्वनि उत्पन्न होती है इसके, और इसको बोलते हैं खड़ताल या करताल। परंतु एक आपको याद रखना है, खड़ताल होता है। खड़ताल मित्रों को वो वाला वाद्य यंत्र है जिसमें लकड़ी की 4 पट्टिकाएं होती हैं, और चारों पट्टिकाओं में दो पट्टिका दो हाथ में लेकर के उन पट्टिकाओं को आपस में टकरा करके ध्वनि उत्पन्न की जाती है। खड़ताल वो है जिसके प्रमुख कलाकार आप याद रखिएगा सिद्दीक खां मांगणियार है, और मांगणियारों का ये प्रमुख वाद्य यंत्र होता है। तो सिद्दीक खां मांगणियार जो है वो आपको याद रखना, खड़ताल के जादूगर कहलाते हैं। खड़ताल आ जाए तो करताल या करताल वो है जो मीराबाई या नारद जी अपने हाथ में रखते थे। अलगोजा जो है, अच्छा इसकी श्रेणी आपको पूछा जाए खड़ताल की, तो श्रेणी आप इसकी घन वाद्य यंत्र बताएंगे। अलगोजा की बात करें तो सुशीर वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र है। अलगोजा वो होता है जो 2 बांसुरियां एक साथ बजाई जाती है, अलगोजा। और अलगोजा में बहुत सारे आ जाते हैं। रामनाथ चौधरी जी है, रामनाथ चौधरी जो है इनको जाना जाता है मुख्य कलाकार के रूप में, जो कि नाक से भी अलगोजा बजाते हैं। अलगोजा 2 बांसुरी होती है और ये नाक से बजाते हैं इसको। मोरचंग जो है ये एक प्रकार का सुशीर वाद्य यंत्र है, और सुशीर वाद्य यंत्रों में इसको सबसे छोटा माना गया है। सबसे छोटा वाद्य यंत्र जिसमें तार सी लगी होती है, मुख में रख के बजाते हैं। जब इसको कलाकार बजाता है तो वो दिखाई भी नहीं देता है मोरचंग को। सबसे छोटा सुशीर वाद्य यंत्र। तो पाबू जी के भोपे जो यूज करते हैं, या पाबू जी के साथ साथ आप याद रखेंगे कि इसके अंदर अगर आ जाए कि रामदेव जी के भोपे, तो रामदेव जी का जो भोपा होता है, रामदेव जी के जो भोपे होते हैं
वो भी फड़ वाचन के समय किसका प्रयोग करते हैं, रावणत्था का प्रयोग करते हैं। तो कुल मिला के पाबूजी का भोपा हो चाहे रामदेव जी का भोपा, वाद्य यंत्र आपसे पूछा जाए तो रावणत्था है। रावणत्था वो वाद्य यंत्र है जो 9 तार वाला वाद्य यंत्र होता है और आधे कटे नारियल के ऊपर तार लगा करके इस तरीके से उसको बनाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है गागरोन का किला किन नदियों के संगम पर है। गागरोन के किले की बात चल रही है और किन नदियों के संगम पर है इसकी अपन को बात करनी है। तो है काली सिंध और चंबल, आहू और काली सिंध, चंबल और आहू, आहू और निमाज। वैसे तो ये ज्योग्राफी वाला सब प्रश्न बन गया है, परंतु चूंकि अपन गागरोन के किले की बात आ गई है तो ये कल्चर से भी जुड़ गया क्योंकि दुर्गों का प्रश्न हो गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आहू और काली सिंध। आहू और काली सिंध के संगम पर झालावाड़ के अंदर ये दुर्ग है। झालावाड़ में ये दुर्ग स्थित है आहू और काली सिंध के संगम पर। चूंकि नदियों के संगम पर है तो आप इसे याद रखेंगे कि औदक दुर्गों की श्रेणी में, औदक श्रेणी में इसको रखा गया है। औदक श्रेणी उसको बोलते हैं बेटा जो जल दुर्ग होते हैं, तो जल दुर्गों की श्रेणी में इसको रखा गया है गागरोन को। गागरोन जो दुर्ग है इसकी और क्या बात करें कि ये एक सीधे चट्टान पे बिना नींव के बना है, बिना नींव के बना है, बिना नींव के सीधे एक ऐसे मान लो चट्टान है, उस चट्टान के ऊपर बना हुआ दुर्ग है। ये जो चट्टान है इसके बारे में आप बात करें तो ये मुकुंदरा पहाड़ी, मुकुंदरा हिल्स जिसको आप बोलते हैं, मुकुंदरा पहाड़ी का अंग है ये चट्टान और इसके ऊपर बने हैं। हालांकि चट्टान के ऊपर बने बिना नींव के सीधे खड़ा हुआ है और 2 नदियां पास से गुजर रही हैं, आहू और काली सिंध, इसलिए इसको किस श्रेणी में रखा जाता है, औदक श्रेणी में रखा जाता है जिसको हम जल दुर्ग भी बोलते हैं। गागरोन दुर्ग वही है जिससे संत पीपा की बातें जुड़ी हुई हैं। संत पीपा का जन्म गागरोन दुर्ग में ही हुआ था। गागरोन दुर्ग वही है जो अचलदास खिंची से जुड़ा हुआ है और अचलदास खिंची के जो पुत्र है पालहंसी, उनसे ये जुड़ा हुआ है। 2 शाखा इसमें हुआ था। अचलदास खिंची के समय शाखा 1423 में हुआ था, पालहंसी के समय 1444 में हुआ था। गागरोन दुर्ग वही है जहाँ के तोते बड़े फेमस है जिनको हम गागरोनी तोते या हीरामणि तोते बोलते हैं। तो इस तरीके से गागरोन किले से रिलेटेड कुछ तथ्य मैंने आप लोगों को बताया है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है हाथ पर मेहंदी। हाथ पर मेहंदी के मांडनों में, हाथ पर मेहंदी के मांडने हैं, इनमें लहरिया और घेवर मांडे जाते हैं। लहरिया देखो, घेवर और लहरिया शब्द आ गया ना तो उत्तर बनेगा तीज इसका। लहरिया और घेवर का संबंध किससे है, तीज से है। क्योंकि घेवर जो है वैसे तो आप लोग देखेंगे दीपावली के अवसर पर भी हम लोग खा लेते हैं, होली पर भी है, गणगौर पर भी है, पर मुख्य रूप से तीज है, ध्यान रखना है। और लहरिया, ये लहरिया की जैसे ओढ़नी भी होती है। और ये तीज भी कौन सी है ये भी आपको ध्यान रखना है, श्रावणी तीज है, श्रावणी तीज है। और श्रावणी तीज कब आती है, श्रावण माह में आएगी। श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया होती है, चांदन पक्ष में आती है तीज। और इस तीज के अवसर पर महिलाएं हाथों पर मेहंदी लगाती हैं जिसमें मांडना जो मानती है मांडेगी वो लहरियों का या फिर घेवर का गोल गोल मांडना इसमें मांडा जाता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है हमारा श्वेतांबर जैनों द्वारा पर्युषण पर्व कब और कितने दिन मनाया जाता है। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। श्वेतांबर जैनों द्वारा पर्युषण पर्व कब और कितने, 2 चीजें हैं। कब की बात करें तो भाद्रपद में मनाते हैं, तो भाद्रपद तो 2 जगह लिखा हुआ है भाद्रपद में। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया और ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया, तो 2 ऑप्शन अपने पास बच गए। फिर तक कितने दिन मनाया जाता है, तो 8 दिन मनाते हैं इसको, तो 8 दिन मनाते हैं, तो ये वाला आ गया। आपको क्या याद रखना है कि श्वेतांबर जो है, श्वेतांबर जैन संतों का जो पर्युषण पर्व है ये होता है 8 दिन का। 8 दिन का होता है, लगभग ये शुरू होता है भाद्रपद के अंदर कृष्ण पक्ष की 12 से और चलता है भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी तक। तो इसको जो है आप याद रखें 8 दिन का त्यौहार माना गया। और जो श्वेतांबरों के बाद जो दिगंबर समाज है, दिगंबर समाज के या दिगंबर जो जैन संत हैं उनसे रिलेटेड पर्युषण पर्व 10 दिन का होता है, जो इस दिन से शुरू होगा, यानी भाद्रपद शुक्ल पंचमी के पास से शुरू होता है और आश्विन के महीने के तक चलता है। आश्विन के कृष्ण पक्ष की एकम तक ये चलता है, जहाँ पर क्षमापाणी पर्व मनाया जाता है। क्षमापाणी पर्व मनाया जाता है और यहाँ जो बनता है उसको 10 लक्षण पर्व बोला जाता है।
10 लक्षण परव। ठीक है, तो क्षमा पाणी परव अगर आ जाए तो ये दिगंबरों से रिलेटेड है, 10 लक्षण परव आ जाए तो श्वेतांबरों से संबंधित है। ये पर्यूषण पर्व की ये बातें हैं, जितना भी मटेरियल मुझे मिल पाया मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। 8 दिन का होता है श्वेतांबर जैन संतों का, और दिगंबर जैन संतों का 10 दिन का ये पर्व होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ख्याल शैली के गायक व रचनाकार मनरंग, मनरंग जो है किस घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं? देखिए, आगरा जो घराना है इसका है हाजी सुजान खां। आगरा घराने का प्रवर्तक है हाजी सुजान खां। पटियाला घराना जो है इसके कई नाम मिलते हैं, जैसे एक तो नाम मिलते हैं मियाँ कल्लू खां, मियाँ कल्लू खां। पर राजस्थान में इससे रिलेटेड जो है वो है एक तो फतेह अली, फतेह अली, और एक है अली बख्श। और इसके अलावा जैसे एक सिंगर है गुलाम अली, तो गुलाम अली साहब का संबंध भी पटियाला घराने से रहा है। मेवाती घराना जो है इसका प्रवर्तक है गग्गे नजीर खां, गग्गे नजीर खां। और जयपुर घराने का जो प्रवर्तक है यह है मनरंग खां, मनरंग खां। तो इसका जो उत्तर बनेगा हमारे घराने का वो बनेगा जयपुर घराना। मनरंग खां जो है ये पुत्र है सदारंग खां के, मनरंग खां जो है ये पुत्र है सदारंग खां के। और सदारंग खां जो है इनको प्रवर्तक माना जाता है दिल्ली घराने का, दिल्ली घराने का। तो दिल्ली घराने का प्रवर्तक आपको पूछा जाए सदारंग खां है, जयपुर घराने का प्रवर्तक पूछा जाए तो मनरंग खां है, पटियाला घराने का आपको पूछा जाए तो मियाँ कल्लू खां है, और उसके अतिरिक्त अगर वो ऑप्शन में नहीं हो मियाँ कल्लू खां तब आपको मिलेगा फतेह अली और अली बख्श। ये दोनों पटियाला घराने के प्रवर्तक ये भी माना गया है। और इनसे रिलेटेड एक अन्य कलाकार हैं वो है गुलाम अली। और मेवाती घराने का है गग्गे नजीर खां, आपको याद रखना है। और मेवाती घराने का अलग एक कोई कलाकार आप लोगों से पूछ लिया जाए तो अब आप बताएंगे पंडित जसराज। तो पंडित जसराज जो है उनका संबंध आप बता देना किससे है, मेवाती घराने से है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है। सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया कोटा, बूंदी, ब्यावर और अजमेर। कोटा, बूंदी, ब्यावर और अजमेर। कोटा, बूंदी, ब्यावर, अजमेर, सीताबाड़ी का मेला। भाई सीताबाड़ी का मेला मेरे विचार से तो केलवाड़ा ऐसा कुछ जगह है 12 में, क्योंकि ये संबंध है सहरिया जनजाति से, सहरिया जनजाति से संबंधित है, क्योंकि इसको सहरियों का कुंभ कहते हैं। और ये लगता कब है भाई? ये लगता है ज्येष्ठ के महीने के अंदर अमावस्या। हो सकता है आप जिस दिन वीडियो ये देखें उस दिन ज्येष्ठ की अमावस्या ही हो। ज्येष्ठ की अमावस्या अभी आने वाली है 2-4 दिन में, तो ज्येष्ठ की अमावस्या को ये मेला लगता है। तो ये मेला तो भैया ऑप्शन के हिसाब से तो चारों ऑप्शन ही गलत लग रहे हैं, क्योंकि ये तो लग रहा कहाँ है, केलवाड़ा 12 में, सहरिया जनजाति से रिलेटेड है। तो भाई ये जो प्रश्न है ये डिलीट होने के कगार पे था। हो सकता है कि उस समय जब ये की आई होगी इसकी, हो सकता है बच्चों ने रिट लगाई हो और प्रश्न को डिलीट कर दिया गया हो, तो ये डिलीट होने वाला प्रश्न था। मैंने पहले गौर ही नहीं किया, सीधा सीताबाड़ी का मेला देके उठा लिया। ऑप्शन के हिसाब से देखा तो 12 तो नज़र ही नहीं आ रहा इसमें, तो इसमें तो आप इसको केलवाड़ा 12 ही बताइएगा, है ना, यही उत्तर सही बनेगा। एक चीज़ और ध्यान रख लेना, अगर सीता माता का मेला आ जाए, सीताबाड़ी नहीं आए, तो ये वाला मेला जो है ये भी इसी दिन ही लगता है। और ये जो मेला है ये आपको बताना है प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ का। तो सीता माता का मेला आ जाए तो प्रतापगढ़ है, और सीताबाड़ी का मेला आ जाए तो केलवाड़ा 12 है। तो ये वाला प्रश्न डिलीट होने वाला था, फिर भी इससे रिलेटेड कुछ तथ्य मैंने आप लोगों को बता दिया है। आगे चले तो प्रश्न समाप्त हो गए हैं, और अपन बारे में दोबारा फिर बात करते हैं एक बार से कि आज आप लोगों ने, हम लोगों ने जो डिस्कस किया है पेपर, वो बता दूं मित्रों कि AAO है, ठीक है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर। एग्ज़ाम हुआ था 2022, होल्ड हुआ था 27 अगस्त 2022 को। आप
अगर इस वीडियो को देखें और आपसे जुड़े हुए एग्रीकल्चर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स को आप इससे जोड़िएगा, चाहे वो AARO की तैयारी करने वाले हों, ARO की तैयारी करने वाले हों या एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की तैयारी करने वाले हों। उन बच्चों को आप इससे जोड़िए, आपको ये आइडिया रहेगा कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो वैकेंसीज होती हैं उनमें किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। AARO की जो सीरीज़ है, इस AARO की सीरीज़ में सारे प्रश्न AARO के और उसके बाद ARO के, ये सारे प्रश्न जितने भी उसमें कला और संस्कृति के प्रश्न होंगे वो डाले जाएंगे। चाणक्य क्लासेस के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर हम लोगों ने MCQs ओपन किए हैं, स्टार्ट किए हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि भूगोल से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड भी आपको वीडियो उपलब्ध करवाई जा रही है, और हिस्ट्री जो विषय है उससे रिलेटेड भी जो है वीडियो विनोद जी कश्यप आपके लिए बना रहे हैं। तो ये सब वीडियोस आप लोगों के लिए अवेलेबल हो रहे हैं। धीरे धीरे हम सभी सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे। आप इन वीडियोस को लगातार देखते रहिए, आगे अपने मित्रों में शेयर करते रहिए, और कुछ भी आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही हो या कुछ आपकी सलाह हो, अच्छा लगे बुरा लगे, तो आप उसको कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।